दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सोच के देखिए, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इसे आप क्या कहेंगे। वैसे तो पुलिस की जिम्मेदारी है जनता की सुरक्षा करने की, लेकिन अगर पुलिस ही भक्षक बन जाए, सुरक्षा करने की बजाय वही जान ले ले किसी की, तो आप इसे क्या कहेंगे। दोस्तों, एक चर्चित केस में अदालत ने 9 पुलिस कर्मियों को फांसी की सज़ा सुनाई है। पूरा मामला क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस पूरे मामले पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसने देश की सियासत को एक नई दिशा में मोड़ दिया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सामाजिक न्याय की प्रयोगशाला किस प्रदेश को कहा जाता है? तमिलनाडु को सामाजिक न्याय की प्रयोगशाला कहा जाता है। लेकिन तमिलनाडु से जो खबर सामने आ रही है उसने उत्तर भारत की राजनीति पर भी गहरा प्रभाव छोड़ दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन हैरत की बात यह है कि सभी पार्टियों ने इस बार ब्राह्मण उम्मीदवारों से किनारा कर लिया। किसी भी पार्टी ने ब्राह्मणों को टिकट ही नहीं दिया। यहाँ तक कि ब्राह्मणों की हितैषी माने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने भी ब्राह्मण उम्मीदवारों से किनारा कर लिया। बड़ा सवाल, आखिर तमिलनाडु में किसी ब्राह्मण को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया गया? आखिर क्यों ब्राह्मण प्रत्याशी से बच रहे हैं सियासी दल? ब्राह्मणों के सहारे राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों पर आखिर भरोसा क्यों नहीं किया? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा तमिलनाडु को समझना पड़ेगा। जब तमिलनाडु मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था तो यहाँ पर ब्राह्मणों की तूती बोलती थी, लेकिन द्रविड़ आंदोलन के बाद जो ब्राह्मण थे वो सियासी हाशिए पर चले गए। तो बड़ा सवाल, आखिर ब्राह्मणों से सियासी दल किनारा क्यों कर रहे हैं? तमिलनाडु में ये बदलती सियासत का नतीजा है या फिर कोई सियासी मजबूरी? देखिए, तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटें हैं। अगर मैं इंडिया गठबंधन की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी ने यहां 28 उम्मीदवार उतारे हैं और डीएमके, स्टालिन की पार्टी है डीएमके, और स्टालिन की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को तो आप लोग जानते होंगे। वो पेरियार को अपना गुरु मानते हैं, पेरियार को अपना गुरु मानते हैं। डीएमके ने यहाँ से 164 उम्मीदवार उतारे, लेकिन दोनों पार्टियों ने किसी भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, कोई भी ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं उतारा। वहीं अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी ने यहाँ से 27 उम्मीदवार उतारे हैं और बीजेपी ने भी ब्राह्मणों से किनारा किया है। बीजेपी ने ब्राह्मणों पर भरोसा नहीं जताया। वहीं एआईडीएमके, जो जयललिता की पार्टी मानी जाती है, इस पार्टी का मोह भी ब्राह्मणों से भंग हो गया। एआईडीएमके ने यहाँ 178 प्रत्याशी उतारे और किसी भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। वहीं एक पार्टी पीएमके है, इसने 18 प्रत्याशी उतारे, इन्होंने भी किसी ब्राह्मण को उम्मीदवार नहीं बनाया। हालांकि खबर ये आ रही है कि अभिनेता से नेता बने थलपति विजय की पार्टी टीवीके ने 2 ब्राह्मणों को उम्मीदवार बनाया है। तमिल राष्ट्रवादी नेता सीमन की पार्टी ने 6 ब्राह्मणों को उम्मीदवार बनाया है। इन दोनों दलों ने मालियापुर और श्रीरंगम जैसे इलाके को चुना है जहां ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। ब्राह्मण वोटर निर्णायक रोल अदा करते हैं। यही वजह है कि टीवीके और एनटीके ने ब्राह्मणों को टिकट देकर उन्हें साधने का दांव चला है। लेकिन सवाल बीजेपी को लेकर हो रहा है कि बीजेपी ने ब्राह्मणों से किनारा क्यों किया। कहा जाता है बीजेपी तो सवर्णों की पार्टी है, सवर्ण इन्हें पसंद करते हैं और ये पार्टी भी सवर्णों के लिए काम करती है। तो फिर बीजेपी ने ब्राह्मणों को टिकट क्यों नहीं दिया? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार बताते हैं कि एआईडीएमके ने कई दशकों तक ब्राह्मण समाज का समर्थन बनाए रखा था, लेकिन हाल के सालों में इसमें बदलाव आया है। जयललिता के निधन के बाद ब्राह्मण मतदाताओं का झुकाव बीजेपी के पक्ष में है। इसके चलते एआईडीएमके ने ब्राह्मणों से दूरी बना ली, लेकिन ब्राह्मणों से बीजेपी के परहेज करने की वजह से लोग चिंतित नजर आ रहे हैं। ब्राह्मणों को टिकट नहीं देना बीजेपी के समर्थकों को निराश किया है। बीजेपी के जो समर्थक हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, गुस्सा हैं। सोशल मीडिया पर खास तौर से लोग इस समय इस मुद्दे को लेकर चिंता जता रहे हैं।
बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि तमिलनाडु में ब्राह्मण सियासत हाशिए पर क्यों चला गया। देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि तमिलनाडु सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी प्रयोगशाला मानी जाती है। द्रविड़ राजनीति की शुरुआत यहीं से हुई। पेरियार ई रामास्वामी के आत्मसम्मान आंदोलन से हुआ। इस विचारधारा का जो मुख्य केंद्र था ब्राह्मणवाद और उत्तर भारतीय सांस्कृतिक प्रभुत्व का विरोध करना था। डीएमके और एआईडीएमके जैसी पार्टियां इसी विचारधारा की उपज हैं। इसलिए ब्राह्मणों को टिकट देना उनकी वैचारिक जड़ों के विपरीत माना जाता है। तो एआईडीएमके डीएमके की बात तो समझ में आती है, लेकिन बीजेपी को लेकर सवाल है कि बीजेपी मोदी जी ने ब्राह्मणों से किनारा क्यों किया। इसको लेकर सोशल मीडिया पर लिखा जाता है कि तमिलनाडु में एक भी पार्टी ने ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिया। इसका श्रेय पेरियार अंबेडकर की विचारधारा को जाता है। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तमिलनाडु में 3% ब्राह्मणों की आबादी है और कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में सामाजिक न्याय की नई क्रांति की शुरुआत हुई है। एक यूज़र ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि तमिलनाडु से ब्राह्मणवाद खत्म होने की कगार पर है। बीजेपी समेत कई दलों ने किसी को कैंडिडेट नहीं बनाया। अब बहुत बदलाव हो गया है। कुछ साल पहले ज़्यादातर टिकट विशेष जातियों को ही मिलते थे। गरीब दलित पिछड़े केवल वोट बैंक थे, लेकिन अब वोट से अपने प्रतिनिधि भी चुनेंगे। तो दक्षिण भारत में एक नई शुरुआत हुई है। क्या उत्तर भारत में भी इसका असर दिखेगा? जिस तरीके से एआईडीएमके ने ये हिम्मत दिखाई है, जिसके चलते बीजेपी ने भी ब्राह्मणों से किनारा कर लिया, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा देखने को मिलेगा? क्या उत्तर भारत की पार्टियां ये करने की हिम्मत दिखा पाएंगी जैसा तमिलनाडु में हुआ? ये दोस्तों पता चलेगा अगले साल जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा, और तब देखेंगे कौन सी पार्टियां सामाजिक न्याय के हिसाब से किसको कितना टिकट देती हैं। वोट हमारा राज तुम्हारा का नारा यहाँ कितना असरदार होगा, ये भी देखेंगे। तो जैसे तमिलनाडु ने किया, क्या बाकी राज्य भी ऐसा कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, अगली खबर भी तमिलनाडु से है। हमने आपको शुरू में बताया कि 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। पुलिस कस्टडी में पिता पुत्र के मौत मामले में 9 पुलिस वालों को फांसी की सज़ा सुनाई है मदुरई कोर्ट ने। खबर यह है कि तमिलनाडु के चर्चित सत्तनकुलम हिरासत मौत मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है। ये पूरा मामला 2020 में व्यापारी जयराज, जिनकी उम्र 58 थी, और उनके बेटे बेनिक्स, जिनकी उम्र 31 साल थी, पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। कोर्ट ने इसे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन मानते हुए कड़ी टिप्पणी की और कहा कानून से कोई ऊपर नहीं है। फैसले को वर्दीधारी तंत्र के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है। इस घटना ने देश भर में कस्टोडियल टॉर्चर के मुद्दे को लेकर नई बहस छेड़ दी। दोस्तों, साल 2020 की बात है। लॉकडाउन चल रहा था। उसी दौरान तूतीकोरिन ज़िले की पुलिस ने बाप बेटे को लॉकडाउन में दुकान खोलने के नियमों का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया था। बाप बेटे को पुलिस कस्टडी में पूरी रात टॉर्चर किया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मद्रास कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना। सीबीआई जांच के आधार पर सज़ा सुनाई गई और पाया गया कि लॉकडाउन के नियमों का दोनों ने कोई उल्लंघन नहीं किया था। तो पुलिस हिरासत मामले में जिस तरीके से कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, अब उम्मीद करते हैं बाकी राज्यों की पुलिस भी इसे एक सबक के तौर पर लेंगी और वो जनता के लिए भक्षक नहीं, रक्षक का काम करेंगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से तमिलनाडु में ब्राह्मण कैंडिडेट से किनारा किया गया, बीजेपी ने किनारा किया, तमिलनाडु में जो सामाजिक न्याय की लड़ाई चल रही है, क्या बाकी राज्य भी ऐसा कर पाएंगे? आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।